अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है जो सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक रोमांटिक पोएम पे है और ये पोएम एक रोमांटिक राइटर ने लिखा है जिसको हम विलियम वर्ड्सवर्थ के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग, और ज़ाहिर सी बात है आप लोग इसे जानते होंगे, अगर आप लोग सर्च करते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर विलियम वर्ड्सवर्थ के बगैर इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो पोएम्स हैं, उनकी जो थीरीज़ है, डिक्शन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, उसकी पोइट्री की जो डिफिनीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल है इंग्लिश लिटरेचर में। पोएम जो है इसको हम द सॉलिटरी रीपर के नाम से जानते हैं और ब्रिटिश में इसको द सॉलिटरी रीपर कहते हैं। ये वो पोएम है जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उसकी सिस्टर बहन, 1803 में 1803 में स्कॉटलैंड गए थे और वो हेब्रिडीज़ और इन तरह के इलाकों में सैर करने के लिए गए थे। ये पोएम 1805 में लिखी गई है और फिर उसके बिल्कुल 2 साल बाद इसको पब्लिश किया गया है 1807 में। ये अपने दोस्तों के साथ सैर पे जा रहा है और उधर वो एक लड़की को देखते हैं। एक खूबसूरत लड़की है जिसके वो पुराने स्टाइल के कपड़े हैं जो अंग्रेज़ पहनते थे 1817 या 19th सेंचुरी में वो पहनते थे। 19th सेंचुरी के स्टार्ट में फसल काट रही है, उसके हाथ में एक आरी है जिसको हम जी सेकल के नाम से जानते हैं या सौ के नाम से जानते हैं, लेकिन सौ थोड़ी बड़ी होती है और सेकल जो है वो बेंड होती है, जिसे पश्तो में लोर कहा जाता है। वो उसके हाथ में है और आप लोग इमेजिन करें कि वो खेतों में है और वो खेत जो है वो पहाड़ों के दरमियान में है। इधर उधर उसके पहाड़ है इर्द गिर्द और वो लड़की उन खेतों में काम कर रही है, फसल काट रही है। आप इमेजिन करें कि उधर आप विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जा रहे हैं या आप ही है विलियम वर्ड्सवर्थ, और उधर आपके साथ आपके पीछे और आगे आपके दोस्त भी जा रहे हैं और आप एक फ़ीमेल को देखते हैं और वो फीमेल खूबसूरत पुराने टिपिकल कपड़ों में फसल काट रही है, क्रॉपिंग कर रही है और उसके साथ साथ वो अपने साथ कोई गाना गा रही है, जिस तरह अक्सर लोग काम करते हुए ऐसा करते हैं। की तरह जो भी स्लोली जब हम काम करते हैं और अपना फेवरेट गाना या म्यूज़िक या रिदम हम गाते हैं, ठीक उसी तरह वो फीमेल भी वो गाना गा रही थी। और विलियम वर्ड्सवर्थ रुके और पोइम भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी वो अपने दोस्तों को कहता है कि आप लोग रुक जाए ताकि हम इस गाने को सुने या ये फीमेल हमारे जाने से आवाज़ों से डिस्टर्ब ना हो। अगर आप लोगों को रुकना नहीं है तो साइड से स्लोली यहाँ से चले जाएं। वो फीमेल, आप इमेजिन करें कि वो थक जाती है, उसके बाल नीचे आ जाते हैं और फिर वो अपने आर्म से, अपने हाथ से उसे उठा लेती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल रोमांटिसिज्म। जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करके लिखते हैं और फिर समझते हैं और समझाते हैं और पढ़ते हैं, इसको हम छोटी छोटी कहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, ये बहुत बड़ी है और यही छोटी छोटी चीज़ें रोमांटिक एज को बनाते हैं। ये जो पोएम है, ये जा रहे थे अपने सिस्टर के साथ वो गए थे सितंबर 1803 में। ये जो पोएम है ये एक लिरिक पोएम है और लिरिक पोएम का मतलब होता है जो शॉर्ट हो और पर्सनल डीप फीलिंग्स पे मुश्तमिल हो। अगर आप एक पोइट है और आपके पर्सनल डीप फीलिंग्स आ गए हैं तो आप उसको एक लिरिक पोएम के स्टाइल में लिखते हैं। और लिरिक पोएम के साथ साथ ये एक बैलेड भी है और बैलेड का मतलब होता है जी 4 स्टेंजे का राइमिंग एक पोएम। अच्छा, आप पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ये अपने दोस्तों के साथ जा रहा है और कह रहा है कि बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यू सोलिटरी हाइल एंड लॉस। देखो उस लड़की को जो अकेले खेतों में काम कर रही है। यू मिडल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जो दी के लिए इस्तेमाल होता है, THEE, जिसका मतलब है वो। सॉलिटरी का मतलब है अकेली, हाइल एंड लॉस का मतलब है माउंटेन की जो लड़की है। लॉस पुराने इंग्लिश में वर्जिन लड़की को कहते हैं जो शादीशुदा ना हो। वीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, जो खुद फसल भी काट रही है और गाना भी गा रही है। स्टॉप है और जेंटली पास, इधर रुक जाओ, अपने दोस्तों से कह रहा है, या फिर आराम से इधर से गुजर जाओ।
Alone she cuts and bends the grain and sings a melancholy strain. अकेले वो फसल काट भी रही है और उसको बांध के साइड पे रख भी रही है, और एक मेलनकली का मतलब है एक दुख दर्द से भरी हुई सॉन्ग, गाना वो गा रही है. स्ट्रेन का मतलब है वर्स, आयतें या शायरी. ओ लिसन, सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, ये जो वेली है, वेल का मतलब है वेली वादी, प्रोफाउंड का मतलब है डीप, इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. सुनो, इसके गाने से पूरी वादी जो है वो गूंज रही है. उसका गाना स्लो ज़रूर होगा, लेकिन पूरी वादी को अपने हाथों में लिए फिरी है. No nightingale had ever chant more welcome notes to a weary bands of travelers and some shady haunt among Arabian sands. कोई भी बुलबुल इस तरह खूबसूरत आवाज़ नहीं निकाल चुका है जिस तरह ये लड़की गा रही है. और इतने वेलकम नोट्स किसी वेरी बैंड्स का मतलब है तके हुए ग्रुप को भी, जो सफ़र कर रहे हो उसको भी इस तरह के गीत नहीं सुनने को मिले होंगे. शेडी का मतलब है शेडो, हाउंड का मतलब है ट्रीज़. अगर ट्रेवलर्स जो है वो सहरा में जा रहे हैं और उन लोगों को इतनी खूबसूरत आवाज़ें कभी नहीं मिली है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रुप ऑफ पीपल है, ट्रेवलर्स है, वो अरबियन सेंड्स में जा रहे हैं, सहरा में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोगों को इतने खूबसूरत गीत गाने, उसको थकावट को दूर करने के लिए कभी सुनने को नहीं मिले होंगे जिस तरह हमें अब मिल रही है एट द वेरी मोमेंट. अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कोको बर्ड. इतना खूबसूरत पुरजोश आवाज़, थ्रिलिंग का मतलब है पुरजोश. आप लोगों ने अक्सर सड़कों पे देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. ये जो स्पीड आप लोग लगाते हैं ये आपको जोश और जज्बा और मज़ा तो देता है लेकिन मारता है. सो ये वही थ्रिलिंग है. इतना खूबसूरत और पुरजोश आवाज़ स्प्रिंग के टाइम में, बहार के टाइम में किसी कोको बर्ड ने भी नहीं निकाला होगा, जिसे हम कोयल कहते हैं. आप लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी होगी. ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमॉन्ग द फारदेस्ट हेब्रिडीज़. और ये जो गाना है लड़की का, ये हेब्रिडीज़ स्कॉटलैंड का एक इलाका है. मैंने पहले कहा कि वो अपनी बहन के साथ गया था. वो उसके समंदरों का साइलेंस, जो खामोशी है, उसको तोड़ के इधर उधर जा रही है. इतना खूबसूरत आवाज़ है इस लड़की के, क्योंकि वो दिल से गा रही है, वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से गा रही है. वेल, नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. शायद वो किसी plaintive numbers का मतलब है सैड सॉन्ग्स, पुराने किसी तकलीफ़ के, नाखुश और बहुत ज़्यादा पुराने जंगों के बारे में जो बहुत पहले गुजर चुके हैं. शायद ये उसके बारे में गा रही है. और इज़ इट सम मोर हम्बली, या शायद कोई नॉर्मल गाना गा रही है जिसमें कोई नॉर्मल टॉपिक हो. फेमिलियर मिरर ऑफ टुडे, जो आजकल के ज़माने के साथ रिलेट करता हो. Some natural sorrow, loss or pain there has been and maybe again. कुछ कुदरती तकलीफ़, गम, लॉस का मतलब है खोने की कोई चीज़ या दर्द है उसे, जो कि उस पर गुज़र चुकी है या फिर वो आने वाली है और आती रहती है. नॉर्मल का मतलब है आजकल के डेली रूटीन में जो आपको तकलीफ़ मिलते हैं, पैसे नहीं है, गुर्बत है, अमन नहीं है, इस तरह के मसले. Whatever the theme, the maiden sang. जो भी थीम पे, जिस भी थीम पे, जिस भी टॉपिक पे ये गाना, ये लड़की गा रही है. मेडन का मतलब है यंग गर्ल. एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग. इस तरह फील हो रहा है कि इसका जो गाना ना ख़त्म होने वाला कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, क्योंकि उसमें जो दुख है, दर्द है, वो ना ख़त्म होने वाले हैं. इसलिए ऊपर उन्होंने कहा भी थर्ड स्टेंजे में कि जो रोज़ाना के मामूल के गम है, जो आपको तब तक आपके सर पे होंगे जब तक आप ज़िंदा है. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क. मैंने उसको काम करते हुए, जब वो काम कर रही थी, उसको गाते हुए सुना. एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, और वो एक बेंड आरी के साथ काम कर रही है, उसके साथ वो बिज़ी होके गाना गा रही है. आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल. मैंने उसे सुना
بے حس اور بے حرکت. اینڈ ایز آئی mounted up the hill, اور جیسے ہی میں اس کے بعد پہاڑ چڑھا, the music in my heart I bore, وہ میوزک میرے دل میں باقی رہ چکا تھا, ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. I was still feeling the same thing, جس طرح وہ فیمیل گا رہی ہوں, حالانکہ میں وہ علاقہ چھوڑ چکا ہوں, گیا ہوں وہاں سے. Long after it was heard no more, بہت دیر کے بعد کہ وہ عورت نہیں گا رہی, میں انہیں سن نہیں رہا, لیکن وہ آواز, وہ گیت, وہ دکھ اور درد میرے دل میں ابھی بھی چھپی ہوئی ہے, ابھی تک وہ ساری چیزیں میرے دل میں ہیں. تو دیکھیں جناب, یہ ہے سولیٹری ریپر جو کہ ولیم ورڈزورتھ نے لکھی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کی بہن کی, ڈوروتھی ورڈزورتھ کی, تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ہو کہ ولیم ورڈزورتھ کو بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا ہے ڈوروتھی ورڈزورتھ نے. کس چیز میں؟ پوئٹری میں. وہ اکثر انہیں کہتی تھی کہ اس طرح کا لائن ہونا چاہیے, اس چیز پہ لکھنا چاہیے. لیریکل بیلڈ جو ہے, جو اس پوئم سے تقریباً وہ 1798 میں لکھی گئی ہے, کولریج اور ولیم ورڈزورتھ کے مابین تھی, دونوں نے آپس میں مل کے لکھی تھی. تو وہ آئیڈیا جو ہے وہ بھی بہت سارے کریٹکس کہتے ہیں کہ وہ بھی ڈوروتھی ورڈزورتھ کا آئیڈیا, کہ ہم باہر جا کے, کمروں سے باہر جا کے, روم سے باہر جا کے, گھروں سے باہر جا کے نیچر کو ذرا اپریشیٹ کرے اور اس پہ لکھے. اچھا, یہ تو اس کی ہو گئی سمری کہ یہ اس طرح جا رہا تھا اور بیوٹی پہ بات کر رہے ہیں. اور یہ جو بیوٹی ہے قدرت کی, لاسٹ لائن میں, لاسٹ کپلیٹ سے آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ the music in my heart I bore, long after it was heard no more. حالانکہ میں اس عورت کو سن نہیں رہا تھا, لیکن پھر بھی وہ میوزک میرے دل میں تھا, ابھی تک ہے. جب یہ پوئم لکھ رہا ہے تب بھی ہے, تو مطلب 4-5 سال تک ہے, اور ابھی تک یہ تقریباً 200 سال سے زیادہ سال ہو گئے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں, اس عورت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, فیکشنل تھنگ, لیکن یہ ابھی تک زندہ ہے. ہمارے دلوں تک یہ گیت وہ پہنچا چکا ہے ولیم ورڈزورتھ. تو یہ تو ہو گئی اس کی سمری کہ نیچرل جو بیوٹی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے, اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ بیوٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اس کے شکل چینج ہو جاتے ہیں, اس کے سٹائلز اور فیسز اس کے چینج ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگ کریٹیکل انالیسز اس کی کریں گے تو آپ لوگ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈیٹس ہیں وہ اس میں ڈالیں گے, اگر آپ BS ماسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس سے آگے. اور اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے ہیں تو کریٹیکل انالیسز آپ کو نہیں لکھنی, صرف آپ نے سمری لکھنی ہے. سو کریٹیکل انالیسز میں آپ اس کا رائمنگ سکیم لکھیں گے, آپ رائٹر کے بارے میں تھوڑا بہت لکھیں گے, آپ تھیم کے بارے میں لکھیں گے, اس کے بعد آپ شارٹلی 1 یا 2 یا 3 پیراگراف میں اس کی سمری لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ اس کے ڈکشن پہ بات لکھیں کہ کس لینگویج میں کہا گیا ہے, کون سے ایسے امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنے ہیں, بلا بلا بلا, یہ ساری چیزیں. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ لوگوں کے لیے, اور آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.